करक लगन और नवम स्थान में सूर्यदेव। अब नवम स्थान में सूर्यदेव होने से मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि पिता से संबंध थोड़े अच्छे नहीं रहते, पुत्र सुख और बांधवों से सुख मिलता है, देव और ब्राह्मणों का भक्त होता है। लेकिन बाकी सब जो सब में मत विभिन्नता है, कोई भी एक मत पे टिका हुआ नहीं है। कहीं पे किसी विद्वान ने बहुत अच्छा लिखा है और कहीं पे किसी विद्वान ने पूरी तरह नेगेटिव लिखा है। अब नवम सूर्यदेव किस तरह के फलों को प्राप्त करवाता है, इसकी पूरी विवेचना हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसके बारे में स्थानों का और सब चीज़ों का वर्णन हम करेंगे। जय माता की मित्रों, आज की चर्चा नवम सूर्यदेव करक लगन। करक लगन में अगर नवम स्थान में सूर्यदेव होंगे तो यह आपकी मीन राशि है, मतलब भाग्य भाव का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है करक लगन में। और गुरुदेव की दूसरी राशि छठे स्थान में विराजमान है, धनु राशि। तो फिर सूर्यदेव उस राशि के फल को या उस स्थान के फल को भी देने की क्षमता यहाँ पे रखते हैं। हाँ, ये जरूर देखना है कि आपकी कुंडली में प्लेसमेंट गुरुदेव का कैसा है, उसके अनुसार सूर्यदेव के फलों में भी परिवर्तन आएगा। उसके बाद में कभी नहीं भूलना है कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार सूर्यदेव को पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तो ये जहां भी प्लेस होंगे उस स्थान का भी फल आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करवाएंगे, चाहे लग्न कोई भी। किसी भी लग्न की आप चर्चा करो, किसी भी लग्न वाला जातक अपनी कुंडली का अध्ययन करे तो काल पुरुष की कुंडली अनुसार कौन से स्थान का स्वामित्व किसको प्राप्त है, उसके विषय में भी आदमी को अपने दिमाग में वो चीज़ें सेट रखनी पड़ेगी। उसके बाद में करक लगन में सिंह राशि आपके दूसरे स्थान पे विराजमान है, तो वहाँ के फलों को भी देने की क्षमता यहाँ पे सूर्यदेव के पास है। ये एक अलग मैटर है कि वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तब फलों में परिवर्तन आता है, लेकिन एक एक ग्रह के फलों को अगर आप डीपली स्टडी करके नोटिंग करेंगे तो सब ग्रहों के फल जब मिक्स करके देखेंगे तो कुछ न कुछ उसमें से निकल के ज्योतिष को समझने के लिए उसमें बहुत आसानी होती। फिर यहाँ से बैठ के आपके तीसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, कन्या राशि, बुधदेव। अब बुधदेव प्राय कर सूर्यदेव के साथ ही रहते, ज़्यादा से ज़्यादा वो दौड़ेंगे तो एक घर आगे और एक घर पीछे, इससे ज़्यादा नहीं दौड़ते। उसमें भी प्राय कर 30 अंशों के आसपास ही रहते। अब वहाँ के फलों को तीसरे स्थान के फलों को भी करेंगे। अब दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर भाग्य स्थान पे विराजमान होता है तो हम लोगों को पुस्तकों से ये प्राप्त होता है कि जातक धनी होगा, उद्यमी होगा, चतुर होगा, बाल्यावस्था में कुछ रोग वगैरह उनको हो सकता है लेकिन उसके बाद में सुखी होगा, तीर्थ व्रत धर्म करने वाला, एक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे इंसानों में धर्म के प्रति कुछ विशेष रुचि होती है और धर्म से संबंधित यात्रा करने में भी विशेष रुचि होती है। और इसमें ये फल कैसे सेट हो जाते हैं, क्योंकि जो लिखा है वैसा का वैसा किस तरह से प्राप्त हो जाता है, उसका एक कारण हम इसको भी मानते हैं कि गुरुदेव की राशि, तो उसके अनुसार भी उन फलों को जानना चाहिए। करक लगन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ लो चाहे आप, या सबसे बड़ी खासियत समझ लो, आपके भाग्य स्थान का स्वामित्व है या भाग्य स्थान की जो राशि और आपके लग्न की राशि दोनों ही जल तत्व प्रधान है। अब दोनों में ही चाहे लग्न हो चाहे भाग्य भाव हो, वहां पे अगर अग्नि तत्व प्रधान कोई ग्रह आके प्लेस होता है तो आपके दिमाग को या आपके कार्य को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब उन चीज़ों पे आप किस तरह से चलेंगे, आपके दिमाग में किस तरह से उन चीज़ों के विषय में रुचि बनेगी और किस तरह से वो कार्य को करेंगे, वो बाकी संपूर्ण कुंडली में वो ग्रह कहाँ कहाँ प्लेस है उसके अनुसार, या कहाँ से कौन से ग्रह की दृष्टि इनके साथ आ रही है और ये किसके साथ प्लेसमेंट है। लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए ये बात कि सूर्यदेव सबसे ज़्यादा हिट करते हैं आपके मस्तिष्क को, क्योंकि सूर्य
मस्तिष्क, अगर अंग लक्षणों की बात की जाए ग्रहों के अनुसार, तो सबसे निचले पार्ट में आपको शनिदेव का पार्ट मिलता है, या आप केतु को समझ लो, और सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपको सूर्य देव मिलते हैं, मस्तिष्क, या फिर आप राहु समझ लो। हम इसके राहु और केतु के विषय में भी अलग से 4-5 पाठ हमारा दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसके विषय में जो पुरानी पुस्तकें है उसके लिए या इनके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कुछ कुछ ज्योतिष से अलग हटके कुछ पुस्तकें हैं ऐसी जिनके बारे में राहु और केतु के विषय में चर्चा है, लेकिन वो वेदों में है, वो तंत्र मंत्र शास्त्र में है, या कुछ अलग टाइप की पुस्तकें हैं। तो उनको जोड़ के अगर उससे संबंधित कुछ चर्चा हम लोग या कुछ बातें हम लोग ज्योतिष के विषय में समझे, तो उसी के अनुसार हमारे पाठ भी दिए हुए, और आगे भी जब समय मिलेगा तो उन पाठों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिलहाल लग्नानुसार पाठ हमने शुरू कर रखे, तो सभी पाठों को एक साथ देने की प्रवृत्ति या वैसा समय भी हमारे पास नहीं रहता है। और एक पाठ को बनाने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आप मोबाइल उठाओ या कैमरा उठाओ और जो मनमर्जी में आए वो बोलते जाओ, क्योंकि आपने कितना भी अध्ययन किया हो, फिर भी आप पब्लिक के लिए, आप ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए जब कोई पाठ बनाते हैं तो फिर वापस आपको कुछ न कुछ पठन करना पड़ता है, कुछ न कुछ नोटिंग आपको करनी पड़ती है, और हमको तो करनी पड़ती है, कारण कि हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि अपनी वाणी से कोई ऐसे असत्य शब्द हम नहीं निकाल दे जिसके ऊपर विश्वास करके आपका अहित हो। हम भ्रामक जानकारी या भ्रामक कोई चीज़ इस चैनल के द्वारा प्रसारित नहीं करना चाहते। नवम स्थान में सूर्य देव आपको कुछ अलग तरह की धार्मिकता देते हैं। अब किसी चीज को गहराई में जाने की प्रवृत्ति आपके साथ हो सकती है, और कोई भी यात्रा या धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो पूरे कुटुंब के साथ करने की प्रवृत्ति हो सकती है। अकेले करने की इच्छा आपके साथ नहीं होगी। आप पूरे परिवार को साथ लेके, चाहे आप घर में करो, चाहे तीर्थों में करो या मंदिर वगैरह में करो, वो सब करने का आपका मन रहता है। लेकिन अकेले जैसे ध्यान लगाना हो, कोई साधना करनी हो, कोई मंत्र जाप करना हो, वैसा कुछ आपके अंदर वो चीज़ें, वो बिहेव या वो वैसी बातें आपको करने की प्रवृत्ति या करने की इच्छा नहीं होती। ये एक खास बात नवम स्थान में सूर्य देव होने से होते हैं। हाँ, अगर राशि परिवर्तन या नक्षत्रों का कोई विशेष योगदान हो जाए या नवमांश हो जाए कि भाई नवमांश आपके वृश्चिक राशि में आ गया या नवमांश आपके कुंभ राशि में आ गया, तब फिर थोड़ा अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि नवमांश का बहुत महत्व होता है। षटबल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य का बल कितना है, उसके अनुसार उस फलों की विवेचना करने में थोड़ा आराम मिलेगा। एक की हिसाब से आप कुंडली देखें और उसके फलों को जानने की जब कोशिश करें तो नवमांश को हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा। और वही एक कारण है कि हम राशि और लगन के अनुसार हर राशि का नवमांश आपको इसी थंबनेल में प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके साथ नक्षत्र भी करवाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि राशि के अनुसार न तो नवमांश बदलेगा और न नक्षत्र बदलेंगे। तो फिर हर लगन में इस थंबनेल को लगाने का औचित्य क्या है? औचित्य केवल इतना ही है कि एक बार मेष लगन के पार्ट दिए आपको टोटल, और उसमें हमने लगा दिया, और उसके बाद में हम कोई ऐसे थंबनेल लगाने लग जाए जिसमें कि आप आकर्षित हो, आप सुने, हमारा व्यू बढ़े, वो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि जो चीज़ शुरू में जो हमने लगाई थी वो हम हर पार्ट में आपको लगाए, जिससे आप जब भी सुने तो आपके सामने वो थंबनेल में जब आपको शो करे तो आप अगर कुछ अपने मन से पढ़े तो आपको याद भी हो। क्योंकि ज्योतिष में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि याद होने के बाद भी आदमी भूल जाता है। अगर आप रेगुलर उसके अंदर नहीं है तो हम भी भूल जाता है। ये एक
ईरर समझ लो आप मनुष्यों का कि कोई चीज़ आपको वर्क में बराबर अगर कंटिन्यू में नहीं है तो वो एक बार दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि ज्योतिष सब्जेक्ट हमारा प्रोफेशनल नहीं है, हमारा अपना सर्विस है, तो हम भी भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं भूलते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी ग्रह के कारकत्व नहीं भूलने चाहिए, वो आपको पूरी तरह अक्षरश याद होने चाहिए। राशियों के कारकत्व नहीं भूलने चाहिए। इस स्थान विशेष का क्या महत्व है वो पूरी तरह आपके हृदय में पूरी तरह स्थापित हो जाना चाहिए कि आपको स्थान का नाम बोला जाए कि नवम स्थान या दसम स्थान, और तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ें आनी चाहिए। पिता का स्थान नवम स्थान है, धर्म का स्थान नवम स्थान है, आपके यश और सम्मान का स्थान नवम स्थान है, आपको प्रारब्ध के द्वारा कैसा भाग्य मिला है, किस तरह से आप मेहनत के साथ साथ भाग्यशाली बन के वो थोड़ी सी मेहनत से किस तरह से आप ऊपर उठेंगे, वो नवम स्थान है। अब नवम स्थान में दूसरे स्थान का स्वामी जब बैठता है तब ये अच्छी बात है कि सब अच्छे फल बताए गए हैं पुस्तकों में, लेकिन आपको उसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे वो स्वामी बैठा है वहाँ से इनकी खुद की राशि या दूसरा स्थान षष्टम होता है, छठा स्थान होता है इनसे, और अपनी राशि से ये अष्टम होते हैं। तो वो चीजें भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। हाँ, गुरुदेव का साथ मिल जाए या कहीं से इनके ऊपर दृष्टि हो जाए तब फिर संपूर्ण फल आपको अच्छे नजर आएंगे। नवमांश में अगर आपको देव या मनुष्य नवमांश मिल जाए अच्छे फल नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही राक्षस नवमांश मिलता है तो फिर स्ट्रगल और मेहनत करने की प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा हो जाती है। राक्षस नवमांश की कुछ विशेषता भी है और कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि आदमी स्ट्रगल या आदमी मेहनती बहुत ज्यादा होता है और निरंतर काम में लगा रहता है, लेकिन जब जिस काम में वो लगा रहेगा तो अगल बगल की उसको फिक्र नहीं रहेगी, फिर उस काम में ही लगा रहेगा। देवता नवमांश की बहुत विशेषता है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी, क्योंकि देवता नवमांश वाले, या आप ऐसे समझ लो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, देव नर और राक्षस नवमांश, तो ये चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। भौतिक जीवन में अगर पृथ्वी पे जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है, कुछ क्रूर भी होना पड़ता है, कुछ पापी भी होना पड़ता है, कुछ धर्मी भी होना पड़ता है, कुछ परोपकारी भी होना पड़ता है, तो उसके लिए मनुष्य नवमांश, नर नवमांश, आपके जितने ज़्यादा ग्रह नर नवमांश में रहेंगे उतने ही ज़्यादा इंसान भोगी होता है। जितने ज़्यादा ग्रह आपके देव नवमांश या सत्व नवमांश में रहेंगे उतना ही ज़्यादा परोपकारी होता है, अपने पहने हुए कपड़े तक निकाल के दे सकता है। हम लोग राजस्थान के हैं तो राजस्थान में नरसिंह भगत के भजन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरा राजपाट ही लुटा दिया था साधु संतों में। तो ऐसा कुछ नवमांसों का इफेक्ट आता है जीवन में। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एकदम सही इफेक्ट आता है देव नवमांस और नर नवमांस और राक्षस नवमांस का। नक्षत्रों की बात की जाए तो आपके मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव के पास है। उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनि देव के पास है। और फिर रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। अब इन नक्षत्रों के अंदर किसी न किसी नक्षत्र में होंगे, अंशों के ऊपर डिपेंड है, उसी के अनुसार आपका नवमांश निकाला जाएगा, उसी के अनुसार नक्षत्र निकाला जाएगा। और नक्षत्रों में भी चरणों का विशेष महत्व होता है। नक्षत्रों के विषय में तो बहुत से पाठ हमने ग्रहों से ज़्यादा नक्षत्रों के दिए हुए हैं अभी तक, और आगे ये सब पाठों का समापन होने के बाद में फिर कोशिश करेंगे कि उन नक्षत्रों के विषय में कुछ ज़्यादा चर्चाएं वापस चालू करें, क्योंकि नक्षत्रों का जितना इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर समय का या पर्टिकुलर अंश का, जिस अंश पे आपके ग्रह विराजमान है
उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको नक्षत्रों का देखने को मिलता है। और उन नक्षत्र विशेष का महत्व इसी से पता चलता है कि सब नक्षत्रों की ही वजह से चंद्रमा का परिभ्रमण ब्रह्मांड में तुरंत होते रहता है। एक राशि पे चंद्रमा 2.25 दिन 2.5 दिन में चेंज हो जाता है। मतलब वो 3 नक्षत्रों मतलब 9 चरण नक्षत्रों का, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 9 चरणों का वो भोग कर लेता है। तो इतनी तीव्र गति से जब चंद्रमा का भ्रमण होता है तो वो सब ग्रहों को इफेक्ट करता है। केवल एक ग्रह खाली चंद्रमा इफेक्टिव नहीं होता है, चंद्रमा से सब ग्रह अटैच है। आप ऐसा मत सोचिए कि एक चंद्रमा आपका इस ग्रह में बैठा हुआ है, इसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है तो बाकी ग्रह पे चंद्रमा का कोई इफेक्ट नहीं, सब ग्रहों का ऊपर इफेक्ट होगा। इसलिए आदमी का मन तुरंत चेंज होता है। जैसे ही चंद्रमा की गति 10 अंश से 11 अंश होती है गोचर में, वैसे ही आदमी का मन फट 1 घंटा बाद में चेंज हो जाता है। उसका कारण इतना ही है, चंद्रमा को जब तक आप नहीं समझेंगे जन्म पत्री में, तो किसी भी ग्रह के फलादेश करने में आपको जितनी कठिनाई आप सोच सकते हैं वो सब आएगी। इसलिए बोला जाता है कि मन को कंट्रोल में रखना है। हम लोग पूर्वजों से यही सीखते आ रहे हैं। वो यही बोलते हैं कि अपने चंद्रमा को सोच समझ के देख लो। किसी भी कार्य को करने के पहले अपने चंद्रमा को देख लेना। उसका मतलब यही है, आपके मन के ऊपर इफेक्ट और मन से ही बाकी क्रिया आपके शरीर की सुचारू रूप से चलती है। हम लोगों का लेवल वो नहीं है कि पूरी तरह प्राण शक्ति को हम लोगों ने जागृत कर लिया और मन को बांध के एक कोने में रख लिया। वो लेवल हम लोगों का नहीं है, साधारण इंसान है हम लोग। इसलिए चंद्र कुंडली की विशेषता पहले भी थी, आज भी है और जब तक ज्योतिष रहेगा तब तक रहेगी। और चंद्रमा का सबसे ज्यादा इफेक्ट जातक के ऊपर इसलिए भी आता है कि आपके शरीर में 70% हिस्सा जल का है और जल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव चंद्रमा है। जैसा मन रहेगा आपका, जिस तरह के विचार आपके रहेंगे, उसी तरह से बाकी ग्रहों का फलों का इफेक्ट भी आपके जीवन में निरंतर आते रहेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।